उसमें मेंशन कर दिया है कि आपको कैसे आपका असाइनमेंट सेव करना है। आई होप कि आपको उसमें इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, हमने उसमें लिख दिया है क्या प्रोसेस है। आप पहले अपना असाइनमेंट करने के बाद उसको पीडीएफ में बना के, पीडीएफ तो अब तो मोबाइल में ही बन जाता है, बनाकर उसको गूगल अपने ड्राइव में सेव कर लेना। सेव करने के बाद जो यूआरएल लिंक होता है, वो जो लिंक हो वो सेम लिंक गूगल क्लासरूम में पेस्ट कर देना। ओके क्लास, तो आपका असाइनमेंट नोटेड हो जाएगा मेरे पास में। Okay, and also mention your attendance in the chat box with your section, concern sections. Okay, class. Okay, class. लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी तक अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस डिस्कस किया था। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर, हमारा इसमें पूरा फोकस रहता है ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस पे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती है कि कितना वो अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर रही है तो फ्यूचर में उसके जो पर शेयर की वैल्यू है वो कितनी इंक्रीज हो सकती है। अलग अलग कॉम्बिनेशंस थे, तो हम लोगों ने कई सारे कॉम्बिनेशंस की बात करी थी, कई सारे अलग अलग, जिसमें डिबेंचर्स, शेयर्स और हम लोगों ने लोन्स के अलग अलग या इक्विटीज के रेशियोज बनाए थे, जैसे 50%, 25%, इस तरह के रेशियोज बनाए थे, प्लान्स बनाए थे, कैटेगरीज बनाए थे। फिर उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोगों का 38 रुपीज अर्निंग पर शेयर आ रहा था, जिसमें हम लोगों ने 50% डिबेंचर्स इशू किए थे, तो वो हम लोगों को प्रॉफिटेबल लगा था। तो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस पूरी तरीके से फोकस करती है अर्निंग पर शेयर पे। रिस्क को ये नहीं साथ में लेके चलते हैं, जो इनका एक ड्रॉबैक है। हम लोगों ने ये इस पर डिस्कशन किया था। सेकंड, हम लोगों ने बात करी थी कैश फ्लो अप्रोच। कैश फ्लो अप्रोच में हम लोगों ने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के इंग्रेडिएंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करी थी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसलिए क्योंकि और जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, इनमें हमारा ऑपरेटिंग कैश इन्वॉल्व होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे ऑपरेशंस में कितना कैश इंडल्ज है, कितना कैश इन्वॉल्व है, और हम उसे कहाँ पर कम कर सकते हैं उस फ्लो को। दूसरा, हम लोगों को नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें हम लोग फर्म एक्वायर करते हैं, शेयर डिबेंचर्स इशू करते हैं, ये सारी हमारी कहा जाए नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेशन में नहीं होती है। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर एक फॉर्मूले की बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अपनी नेट इनकम में से अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज को लेस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा कैश फ्लो अलग अलग कैटेगरीज में कितना है। तो बेसिकली जो कैश फ्लो अप्रोच थी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितनी लिक्विड एसेट्स की जरूरत है, कितनी लिक्विड रिसोर्सेज की, फंड की जरूरत है, कैश की जरूरत है, हमें ये बताता है। और क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दोनों की बात करते हैं, तो हम अपनी पूरी बैलेंस शीट की बात करते हैं। जैसे ईपीएस में हम लोग सिर्फ शेयर डिबेंचर्स की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग कैश फ्लो में पूरी बैलेंस शीट की बात करते थे। हम लोगों ने सारे जो कहा जाए ट्रेडिंग से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर बैलेंस शीट में जितने टर्म्स होते हैं, हम लोगों ने सब पे डिस्कशन किया, ऑपरेटिंग में और नॉन ऑपरेटिंग में। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो फाइनेंशियल रिस्क या बिजनेस रिस्क होता है, उसको भी एनालिसिस करता है, हमारी लिक्विड को भी मेंटेन रखता है कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारी लिक्विड होनी चाहिए उतनी, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उससे सिक्योर भी कर सके और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये तो दो जो थे हम लोगों ने पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन अप्रोच। ठीक है, वैल्यूएशन अप्रोच, उसके नाम से ही आपको लग रहा है कि यानी कि वैल्यूएशन कोई फॉर्मूला होगा और हमसे वैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज वैल्यूएशन अप्रोच। और ये जितने भी क्लास वी आर स्टडिंग द अप्रोचेस, दे आर ऑल इन रिलेशन विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। यानी हमारी जो फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसको बनाने के लिए, उसको अच्छे से अच्छा साउंड उसका एनालिसिस करने के लिए हम ये अलग अलग अप्रोचेस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन अप्रोच द फर्म शुड एम्प्लॉय डेट टू द पॉइंट वेयर द मार्जिनल बेनिफिट एंड कॉस्ट आर इक्वल। ठीक है,
हम लोगों ने एक कई सारी चीजें पढ़ी है जिसमें आप लोगों ने इनडिफरेंस कर्व पढ़ा था ईबीआईटी में। इनडिफरेंस हम ये जानते हैं कि जहां पर जो वो एक ऐसा पॉइंट जो हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट में पढ़ा था ना, मैंने एक ऐसा पॉइंट हमें पता हो कि जहां पर हमारे शेयर की वैल्यू मैक्सिमम हो, या ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोगों ने बात करी थी कि जहां पर हमें नो प्रॉफिट या नो लॉस हो रहा हो। तो वही वैल्यूएशन अप्रोच में भी ये बात कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन में हम क्या अलग अलग रेशियोज और इस तरह की जो डेट एंड इक्विटी रेशियोज, प्रॉफिट एंड और एसेट्स एंड लायबिलिटी रेशियोज का की बात करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं पता होता है ना कि कितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितनी हमारी लायबिलिटीज है और अभी हमारे पास कितनी एसेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह की वैल्यूएशन में हम अप्रोच में हम यही देखते हैं कि हमारी उस जो कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारा, उसको खड़ा करने में हमारा कितना कैश, कितना पैसा इन्वॉल्व है, कितनी कॉस्ट लग गई है, और वो जो कॉस्ट हमने लगाई है वो हमें कब तक में पूरी हमारे पास रिफंड आ रही है रिटर्न्स के थ्रू, और कितना मार्जिन में हमें बेनिफिट हो रहा है। तो ये हमें वैल्यूएशन जब हम करते हैं तो हमें इससे पता चलता है। ठीक है, second point, this will be the point of maximum value of the firm and minimum weightage average cost of capital. वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी हम जो ओवरऑल हमने जो कॉस्ट लगाई, सॉरी कैपिटल लगाई है अपनी कंपनी में, फर्म में, उसकी कितनी एवरेज कॉस्टिंग आ रही है। भाई होता क्या है कि हमने मान लीजिए कोई बिजनेस खड़ा किया, अब उस बिजनेस खड़ा करने में हमने शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन लिए हैं, तो ये सब लेने में कुछ तो हमारे चार्जेस भी तो लग रहे होंगे। हमें मान लीजिए 1 लाख का लोन मिला है, उस 1 लाख के लोन को लेने के लिए हमें एक्स्ट्रा भी तो कुछ देना पड़ रहा है। तो वही तो, जो हमारी कैपिटल जो हमने प्रिक्योर करी है, जो कैपिटल हमने इकट्ठा करी है, उस कैपिटल को यूटिलाइज करने में हमारी कुछ तो कॉस्टिंग आ रही होगी। तो यहाँ पर उसी की बात करी जा रही है कि वो जो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमारी, ठीक है, वो कितनी कम से कम हम रख पाए जिससे हमारा प्रॉफिट जो अर्निंग वाला रेशियो है वो घट ना पाए हमारा, और हमें मैक्सिमम वैल्यू अर्न हो पाए। ठीक है, यानी हमारी कॉस्ट कम होती जाए, जो मिनिमम यही हम करते हैं ना कि हमारी कॉस्ट कैसे कम से कम हो पाए और हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स कैसे मिल पाए। तो वैल्यूएशन अप्रोच हमें यहाँ हेल्प करती है वैल्यूएट करने में। Third point is the difficulty with the valuation framework is that manager find it difficult to put into practice. जो डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है इस फ्रेमवर्क की, बस वो यही है कि होता है ना, जब हम थ्योरीज में बात करते हैं चीजों को लेके, जैसे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, तो हम इसमें किसको ले रहे हैं, सिर्फ डेट्स और इक्विटीज की बात करते हैं, यानी शेयर्स और डिबेंचर्स की बात करते हैं। लेकिन क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ शेयर डिबेंचर से काम चलता है? नहीं ना, हमें तो बहुत सारे और लोन्स भी लेने पड़ते हैं, और हमारे पास कुछ हम अपना पैसा भी बचा के चलते हैं, कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम जब भी हम थ्योरीज की बात करते हैं ना, फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रख देते हैं। जबकि मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन होता है, इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम इन सब चीजों को कांस्टेंट रख देते हैं कि भाई ये चेंज नहीं होंगी, और हमारा जो डेट्स और इक्विटीज का रेशियो हम यही चेंज करेंगे। जबकि उसमें टैक्सेस भी इन्वॉल्व थे, डिविडेंड्स भी इन्वॉल्व था, आपका डिविडेंड भी तो में भी तो अप एंड डाउन होगा, और सेम इसी तरह टैक्सेस में भी होगा। लॉ चेंज हो गया तो आपको ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे, या कम भी देने पड़ सकते हैं। तो हम जब भी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो मैनेजर्स को यहीं पर प्रॉब्लम आती है कि जब वो इसको पढ़ते हैं थ्योरी, तो लगता है कि इम्प्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन जब एक्चुअल सिनारियो में जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते तो हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजों को कांस्टेंट रखा गया था, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में उन चीजों को कांस्टेंट आप नहीं रख सकते। तो यहाँ पर उसकी बात कही जा रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, the most desirable capital structure is the one that creates maximum value. ठीक है, वैल्यूएशन अप्रोच जब इवेलुएट करती है तो वो उसी अप्रोच को, सॉरी उसी स्ट्रक्चर को बेस्ट मानती है जिससे मैक्सिमम वैल्यू अर्न हो रही है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आप सबसे ज्यादा शेयर की वैल्यू आपकी सबसे ज्यादा हो सकता हो कि आपकी शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा नहीं हो, लेकिन आप कांस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हो।
ठीक है, कांस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने अभी आपके पर्सपेक्टिव में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक ही साल में किसी ने ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया तो वो आपसे ऊपर चला गया, लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, जर्नी की बात करते हैं 5 साल या 10 साल, तो हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट ये कंपनी ऐसी है जो कंसिस्टेंसी के साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स भी देती है। क्योंकि जब आप डिविडेंड्स बांटते हो, जब आप लोगों को इंटरेस्ट दे रहे होते हो, ये सारी चीजें जब आप कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हो ना, इसका मतलब रेगुलर। और कुछ कंपनियां क्या हुआ कि उन्हें प्रॉफिट इस बार हो गया तो उन्होंने डिविडेंड बांट दिए, अगले साल बिल्कुल नहीं बांटे। तो हम सिर्फ इससे एक ही पॉइंट जान सकते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि वैल्यूएशन से हमें ये पता चल सकता है कि किसने सबसे ज्यादा अर्न किया, लेकिन वो कंसिस्टेंसी वाली बात हम इसमें नहीं देख सकते। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं वैल्यूएशन अप्रोच के कॉन्सेप्ट की। अगर हम लोग बात करते हैं तो वैल्यूएशन अप्रोच इज द मेथोडोलॉजी यूज्ड टू डिटरमाइन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। क्योंकि ये वैल्यूएशन अप्रोच में हम क्या करते हैं, वैल्यूएट करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो जिस भी बिजनेस का सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा, जिसकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा, जिसका प्रॉफिट मेकिंग इंडेक्स ज्यादा होगा, हम उसी को बोलेंगे कि भाई यही वाली जो कंपनी है ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है भाई। तो ये चीज यहाँ पे बोली गई। और अब इस वैल्यूएशन अप्रोच को किस तरह से वैल्यूएट करते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। पहले है द इनकम अप्रोच। जो हम इवेलुएट करते हैं वो किस किस कैटेगरी में इवेलुएट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इनकम आती है। भाई आपका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, आपने कितनी इनकम अर्न करी है। इवन इंडिविजुअल्स को भी ऐसे जज किया जाता है ना, जो ज्यादा पैसे कमाता है, अरे ये बहुत बढ़िया है, ये तो ज्यादा पैसे कमाता है। ठीक है, अब आपको ये लग रहा है कि ज्यादा कमाता है, लेकिन एक ही महीना कमाता है और उसके बाद 6 महीने नहीं कमाता है। तो हमें वो कंसिस्टेंसी वहां पे नहीं पता चल रही। हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम अर्निंग किसकी हो रही है भाई। ठीक है, तो इनकम अप्रोच पहली चीज है कि हम इनकम के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। Well, the income approach quantifies the net present value of future benefits associated with ownership of the equity, interest or assets. ठीक है, इनकम अप्रोच एसोसिएटेड है इन सब चीजों से कि आपके फ्यूचर में भाई अभी क्योंकि आप इतना अर्न कर रहे हो तो फ्यूचर में तो और अर्न करने लगोगे। ठीक है, आपको और इंटरेस्ट मिलेगा और चीजें आपकी बेनिफिशियरी होंगी। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं। फिर आता है सेकंड, मार्केट अप्रोच। जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो हम देखते हैं मार्केट में और कंपनी और जो कंपनीज हैं उनसे आप कितना ग्रो कर रहे हो। तो हम देखते हैं भाई ये कंपनी ज्यादा ग्रो कर रही है, इनकी इनकम ज्यादा है, तो इट मीन्स कि ये मार्केट में इनकी रेपुटेशन भी ज्यादा है। ठीक, फिर थर्ड है एसेट्स बेस्ड अप्रोच। ठीक है, एसेट्स बेस्ड अप्रोच में हम ये देखते हैं कि आपने अपनी एसेट्स खड़ी करनी है, वो आपने अपनी एसेट्स चाहे जिससे भी करी है, लोन पे करी है या कैसे करी है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस कंपनी ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एसेट्स ज्यादा बना ली है, इट मीन्स कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली वैल्यूएशन अप्रोच में 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, या 3 पार्ट्स मान लीजिए, या 3 कैटेगरीज है जिसके थ्रू हम इवेलुएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनकम। थ्रू इनकम वी कैन इवेलुएट थ्रू मार्केट, कितना मार्केट शेयर आपके ऊपर है, आपके पास है। कई चीजें बहुत सस्ती होती हैं लेकिन उनका मार्केट शेयर ज्यादा होता है। जैसे एप्पल की हम लोग एग्जाम्पल ले लें। एप्पल क्या करते हैं, एप्पल का मार्केट शेयर तो बहुत नहीं होगा ना, कुछ जो एलीट क्लास के लोग हैं वही परचेज करते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो कहा जाए प्राइस है वो इतना हाई रहता है कि उतने एलीट क्लास के लोग भी अगर उसे परचेज करते हैं तो भी उनका बेनिफिट ज्यादा शो कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी प्राइसिंग बहुत हाई है। अब यहीं पे अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो मार्केट में शेयरिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी, भाई सैमसंग की है इस टाइम तो, क्योंकि उन्होंने ज्यादा कैप्चर किया हुआ है। तो मार्केट अप्रोच के अकॉर्डिंग हम देखें तो भाई सैमसंग वाले को हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मार्केट में किसका कितना ज्यादा आउटकम आ रहा है, कौन कितना ज्यादा मार्केट में शेयर करा हुआ है, ज्यादातर हैंडफोन या सेट्स किसके अवेलेबल है। फिर लास्ट वाला एसेट्स, जिसकी एसेट्स बढ़ती जा रही है उसकी बात करिए हम लोगों ने। देन अब हम लोग आ जाते हैं कि कौन से मेथड्स हम लोग यूज करते हैं इवैल्यूएशन के लिए। सबसे पहले है कंपैरेबल एनालिसिस। तो कंपैरेबल वो उसके नाम से ही आप
आपको पता चल रहा है कि हम इसमें कंपैरिजन करते हैं। तो एक ही मार्केट में आपका प्रोडक्ट कितने में है, फिर दूसरी जो मार्केट है उसमें आपका प्रोडक्ट का क्या रेशियो जा रहा है, कितनी मतलब सेम जो बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं या सेम जो मार्केट सिचुएशंस हैं या सेम जोन्स हैं, उनमें हम कंपैरिजन करते हैं। तो हम इवैल्यूएट कर पाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस मार्केट में अच्छे से रन कर रही है, दूसरी मार्केट में अच्छे से रन क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम इवैल्यूएट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, अलग अलग मार्केट के सिनारियो को हम लोग देखते जाते हैं। ठीक, तो पहला मैं हो गया थ्रू कंपैरिजन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसको ऑल्सो ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिंग मल्टीपल्स और पीयर ग्रुप एनालिसिस और पब्लिक मार्केट मल्टीपल्स। ठीक है, ये इसके और भी नाम हैं, इन नामों से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट इज हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं कंपैरिजन एनालिसिस। सेकेंड आ जाते हैं फिर हम लोग Precedent transactions analysis, another form of relative valuation where you compare the company in questions to other business that have recently been sold or acquired in same industry. ठीक है, जिनको हम उनके ट्रांजेक्शन से टैली करते हैं, इसलिए टैली करते हैं ना जिससे हमें ये एनालिसिस हो पाए कि भाई इन्होंने क्या गलती करी थी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने बात करी थी ना वीडियोकॉन टेलीविजन वाले, उनका पूरा का पूरा, या नोकिया। तो इन्होंने क्या किया, क्यों इनको अपनी जो चीजें हैं वो डाउनफॉल आ गया उनका, या जो अपनी चीजें हैं वो इनकी उस लेवल पे नहीं जा सकी, मार्केट शेयर दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, क्यों हुआ ऐसा। तो जब हम उनसे कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम देख पाएंगे कि भाई इन्होंने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस किए थे कि नहीं, या इनका कैपिटल स्ट्रक्चर सेम वैसे ही था। हम इवेलुएट कर रहे हैं सेम बिजनेस से, जो आपकी सेम कैटेगरी का बिजनेस है। जैसे अभी सोशल मीडिया में एग्जाम्पल लें तो अभी फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया है, तो क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, हम बहुत सारी अगर उसके डेप्थ में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि देखो, हर किसी को चांसेस चाहिए होते हैं, और अच्छा अमाउंट मिल रहा हो तो हर कोई दूसरी कंपनी में जाके मर्ज होना चाहता है जो एक बिगर कंपनी है। नो डाउट व्हाट्सएप में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही जिसके सब देखो ना, टेलीग्राम आ गया है या और भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आ गए, वो आने शुरू हो गए। तो आप सेम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या और भी हैं जो भी, ठीक है, उनकी बात करी जा रही, ट्विटर है, तो सेम लेवल हम देखेंगे कि इनकी कैपिटल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसी है, हमारी कैसी है, क्यों ये क्यों चांसेस ऐसे आ गए कि इनको बेचना पड़ गया, क्यों इनके शेयर्स की वैल्यू डाउन हो गई, क्यों या डाउन नहीं भी हुई तब भी इन्होंने क्यों सोल्ड आउट किया। इनके व्हाट्सएप के शेयर्स तो अच्छे चल रहे थे, सारी चीजें अच्छी चल रही थी, तो क्यों ऐसा चला गया, क्यों फेसबुक ने उसको एक्वायर कर लिया। ठीक है, क्यों ये मर्ज हुआ, क्योंकि एक बड़ा डेटाबेस बन गया, क्योंकि व्हाट्सएप में भी बहुत सारे लोगों का डेटा है और फेसबुक में भी तो ऑलरेडी है, तो ये अपने आप में एक जाइंट बन गया। सेम इसी तरीके अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो बहुत सारे आपने देखा होगा ना, जो नेटवर्क वाली चीजें थी, ये जैसे आइडिया वो मर्ज हो गया। ठीक है, अभी क्या हो गया, जाइंट बनने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा बनाने के लिए लोग मर्ज कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें करते हैं मार्केट को बीट करने के लिए। मार्केट में अगर ऐसा कोई कॉम्पिटिटर आ गया, जैसे जियो से कॉम्पिटिशन करने के लिए कंपनीज ने मर्जिंग कर ली, ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिशियरी चीज है। तो इसका भी एनालिसिस किया जाता है, इसका इवैल्यूएशन किया जाता है, तो इसे बोलते हैं प्रीसीडेंट ट्रांजैक्शंस। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग DCF एनालिसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। It is an intrinsic value approach where an analyst forecasts the business unlevered free cash flow into the future and discount is back to today at the firm's weighted average cost of capital. इसको आसान से वे में अगर हम लोग समझें तो इंट्रिंसिक वैल्यू अप्रोच का मतलब होता है इंटरेस्टिंग में इंटरनल, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं यहाँ पर उसकी बात करी जा रही है। और अनलिवर्ड का मतलब होता है जब हम डेट्स नहीं इशू करते हैं। ठीक है,
लिवर्ड या अनलिवर्ड में होता है ना कि अनलिवर्ड हमारे पास इक्विटीज है, काफी है हमारे पास में, हमारे पास इंटरनल सोर्स है हमारे पास अर्निंग के, तो वो भी हमारे पास काफी है, हमको नीड नहीं है कि हम लोन ले तो उसको बोलते हैं अनलिवर्ड। ठीक है, हमें मतलब लिवर अप या गियर अप करने की जरूरत नहीं है, हमें और लोन लेके अपना अपने ऊपर मतलब बर्डन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी है कैश का फ्लो, तो हम अपना फ्यूचर में अपनी सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात करी जा रही है कि हम अपनी इंटरनल चीजों का इस्तेमाल करके, हम डेट्स का यूज ना करके, हम किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो एवरेज कॉस्ट है, जो हमारी कॉस्ट है कैपिटल की, उसको हम किस तरह से घटाएं। ठीक है, तो हम इस डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस में हम लोग इसी की बात करते हैं कि हम किस तरह से इन चीजों का यूज करें, क्योंकि हम लोग डिस्काउंटेड का मतलब हो जाता है फ्यूचर में हमें इतनी अमाउंट रिसीव हो जाए या फ्यूचर में हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पहुंच जाए, उसके लिए हम अभी से कितना फ्लो कैश का स्टार्ट कर दें या कितना कैश फ्लो अपना बना के रखें, उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। ठीक है, तो हम इसके थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इवेलुएट करते हैं कि फ्यूचर में हमें इतना बेनिफिट रिसीव हो जाए और हम लोन भी ना लें, क्योंकि अनलिवर्ड की बात कर रहे हैं तो हम लोग लोन भी नहीं लेंगे, और हम लोग अपने इंटरनल सोर्सेज, इंट्रिंसिक लिखा ना, इंट्रिंसिक वैल्यू अप्रोच, मीन्स कि हम लोग इंटरनल सोर्सेज से अपने लिवर अप करेंगे अपनी कैश फ्लो को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड डीसीएफ एनालिसिस। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हमारा लास्ट टॉपिक था डीसीएफ एनालिसिस। आई होप क्लास की वैल्यूएशन अप्रोच आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेसिकली वैल्यूएशन अप्रोच में हम लोग यूज करते हैं जितने भी कहा जाए टर्म्स हैं, जितने भी हमारे पास चीजें हैं, चाहे वो हमारे बैलेंस शीट की चीजें हो, चाहे वो हमारे इंटरनल चीजें हो, उन सबको हम लोग थ्रू कंपैरिजन, थ्रू फॉर्मूलाज हम इन सबका असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली वैल्यूएशन अप्रोच की। आई होप क्लास की आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, और बाकी जो दो हम लोगों ने अप्रोचेस पहले पढ़ी थी क्लास, ये भी आसान है, बीआईटी ईपीएस एनालिसिस और कैश फ्लो भी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लीवरेज अप्रोच। यहाँ पर जो एक टर्म आया है ना, ये जो अनलिवर्ड और लिवर्ड, ये ध्यान क्लास, कई चीजें ऐसी हैं जो आपको करंट टॉपिक में आपको ऐसी मिलेंगी, और वो आपके आगे आने वाले जो टॉपिक्स है ना, आपके सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं उनमें भी वो आपको देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आप मतलब कनेक्टेड रहिएगा और आप भूलिएगा नहीं ये सारे जो टर्म्स हैं, जैसे इसमें अनलिवर्ड है, ये भी आपको आगे मिलेगा। ठीक है, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट में है। ठीक है क्लास, तो आई होप ये क्लास सेशन आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास। क्लास आप सब जिन लोगों ने अभी तक अपनी अटेंडेंस मेंशन नहीं करी है अपने चैट बॉक्स में, प्लीज मेंशन कर दीजिए विद योर सेक्शन। और क्लास हमने यहाँ पे मैसेज किया है, आई होप कि आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। सबसे ऊपर मैसेज लिखा हुआ है, आप सब लोग को जो असाइनमेंट मिला है, असाइनमेंट की डेट है, आप उसमें देख लीजिएगा 19 जून लास्ट असाइनमेंट की डेट है, और आप सब लोगों को असाइनमेंट सबमिट करना है। असाइनमेंट कंप्लीट करिएगा, कंप्लीट करके अपनी गूगल ड्राइव में जो आपका हो, गूगल ड्राइव में सेव कर लीजिएगा, और गूगल ड्राइव का लिंक गूगल क्लासरूम में पेस्ट कर दीजिएगा, आपका असाइनमेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, क्लास अटेंडेंस दे दीजिए आप सब लोग। ये सबने अभी अटेंडेंस दी नहीं है क्लास। अच्छा, ओके, एनीवन एल्स क्लास जिसके अटेंडेंस नहीं हो, प्लीज मेंशन योर अटेंडेंस।
Okay, thank you class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.